देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो यहाँ के पहाड़ों, नदियों और मैदानों पर लिखी गई है। और इसे समझने के लिए हमें इसके भूगोल को, इसकी जमीन को समझना होगा। तो चलिए, आज नक्शों की मदद से भारत की इस कमाल की कहानी के कुछ पन्ने पलटते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने विशाल उपमहाद्वीप को समझना आखिर शुरू कहाँ से करें? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? उन लाइनों में जो इसे दुनिया के नक्शे पर बनाती हैं। जी हाँ, शुरुआत होती है उन रेखाओं से। दुनिया के नक्शे पर किसी भी जगह की पहचान अक्षांश और देशांतर, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इन काल्पनिक रेखाओं से ही तो होती है। और यही रेखाएं हमें भारत के भूगोल को समझने का पहला सुराग देती हैं। तो आइए सबसे पहले भारत को ग्लोब पर ढूंढते हैं। हम देखेंगे कि इसका आकार कैसा है, ये कितना बड़ा है और वो कौन सी काल्पनिक रेखाएं हैं जो इसे दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही खास पहचान देती हैं। तो साइज की बात करते हैं। भारत जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कई देशों से कई ज्यादा बड़ा है। और यही विशालता, यही इसका साइज, इसकी विविधता की असली बुनियाद है। अब ये नंबर देखिए, 2.4%। सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन जरा सोचिए, 32 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में दुनिया की कुल जमीन का इतना बड़ा हिस्सा समाया हुआ है। और इसी जमीन पर भारत की न जाने कितनी ही कहानियां बसी हैं। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच फैला है। इन सीमाओं के अंदर दो और बहुत जरूरी रेखाएं हैं। एक 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की मानक मध्याह्न रेखा, जिससे हमारे देश का टाइम तय होता है, और दूसरी कर्क रेखा, जो भारत के मौसम पर बहुत गहरा असर डालती है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लाइन नहीं है। ये भारत को जलवायु के हिसाब से लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। इसका दक्षिणी हिस्सा गर्म है, उष्णकटिबंधीय है, और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय। यही रेखा भारत के मौसम और मानसून को बहुत हद तक कंट्रोल करती है। और ये रेखा सिर्फ कागज पर नहीं है, ये जमीन पर हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सोचिए, गुजरात के कच्छ के रण से लेकर मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियों तक, ये लाइन भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक दोनों तरह की डाइवर्सिटी की गवाह बनती है। तो भारत की ग्लोबल पोजीशन जानने के बाद अब जरा इसकी जमीन को और करीब से देखते हैं। यहाँ का भूगोल ना विरोधाभासों से भरा है। मतलब एक तरफ तो अरबों साल पुरानी चट्टानें हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे नए, सबसे जवान पहाड़। भारत के 2 मुख्य भूभाग हैं। उत्तर में है हिमालय, जो जियोलॉजिकली बहुत यंग है और आज भी धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। और इसके ठीक उलट दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, जो कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मतलब ये पृथ्वी की सबसे पुरानी और सबसे स्थिर जमीनों में से एक है। हिमालय ये भारत की उत्तरी सीमा पर एक दीवार की तरह, एक प्रहरी की तरह खड़ा है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है, भारत के मानसून को कंट्रोल करता है और हमारी सबसे जरूरी नदियों को जन्म देता है। और हिमालय से निकलने वाली यही नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं उपजाऊ मिट्टी। इसी मिट्टी से बने हैं हमारे उत्तरी मैदान। और यही वजह है कि ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में गिना जाता है। इसे भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। अच्छा, अभी तक हमने बात की प्राकृतिक भूगोल की। अब देखते हैं कि इंसानों ने इस लैंडस्केप को कैसे शक्लें दी है, नदियों के किनारे बसे राज्यों से लेकर देशों को अलग करने वाली सरहदों तक। जरा कृष्णा नदी को देखिए। ये महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसकी ये यात्रा हमें दिखाती है कि नदियां इंसानों की बनाई सरहदों को नहीं मानती और लाखों लोगों के लिए जिंदगी और संस्कृति का आधार बनती हैं। 15,106.7 किलोमीटर। ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, ये है भारत की जमीनी सरहद की कुल लंबाई, जो इसे अपने पड़ोसियों से जोड़ती भी है और अलग भी करती है। इसका हर एक किलोमीटर एक साझा इतिहास और संस्कृति की कहानी कहता है। भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से मिलती हैं। इनमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो लगभग 4097 किलोमीटर है, और हर सरहद का अपना एक अलग स्ट्रेटेजिक और कल्चरल महत्व है, जो इस पूरे क्षेत्र की राजनीति और व्यापार को एक शक्ल देता है।
अब देश के अंदर देखें तो भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। इनमें राजस्थान जैसा विशाल रेगिस्तानी राज्य भी है, तो गोवा जैसा छोटा सा तटीय राज्य भी, लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर लक्षद्वीप के खूबसूरत द्वीपों तक। यही विविधता भारत की राजनीतिक पहचान है। चलिए अब जूम आउट करते हैं और भारत को फिर से एक ग्लोबल नजरिए से देखते हैं। वो रेखाएं और वो जमीन की बनावट जो भारत को डिफाइन करती हैं, वो दुनिया के बाकी हिस्सों से आखिर कैसे जुड़ी हैं? कर्क रेखा याद है? वो सिर्फ कोई इंडियन फीचर नहीं है, ये एक ग्लोबल बेल्ट है जो 3 महाद्वीपों के 17 देशों से होकर गुजरती है और इन सभी जगहों को एक ही लैटिट्यूड पर पिरोती है। और मजे की बात यह है कि इसी कर्क रेखा पर दुनिया के कुछ सबसे गर्म रेगिस्तान भी हैं, जैसे सहारा और भारत जैसे मानसूनी इलाके भी। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक ही लैटिट्यूड पर होने के बावजूद लोकल ज्योग्राफी जैसे कि हिमालय और समुद्र मौसम में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर सकते हैं। तो इन सभी रेखाओं, नंबरों और जमीन की बनावट का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि नक्शे सिर्फ कागज पर खींची गई लकीरें नहीं होते, वे किसी भी जगह की पहचान की पूरी कहानी कहते हैं। किसी भी देश का भूगोल ही उसके इतिहास और उसकी संस्कृति को आकार देता है। नक्शे हमें बताते हैं कि उत्तर के मैदान इतने उपजाऊ क्यों हैं या फिर दक्कन का पठार इतना स्थिर क्यों है। ये हमें उस क्यों का जवाब देते हैं। तो संक्षेप में कहें तो भारत का नक्शा एक जीता जागता दस्तावेज है। इस पर जियोलॉजी, इतिहास और प्रकृति ने मिलकर एक ऐसी अनोखी कहानी लिखी है जो आज भी जारी है। और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। देखिए, नक्शे कभी भी स्टैटिक नहीं होते। क्लाइमेट चेंज, नदियों के रास्ते बदल रहे हैं, शहर फैल रहे हैं, नई सीमाएं बन रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में भारत के इसी नक्शे पर कौन सी नई कहानियां लिखी जाएंगी।